हेलो नमस्कार साथियों, मैं संचित भारती आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साथियों, हमारा जो पॉलिटी का सेशन चल रहा है और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए अगला वीडियो लेकर आए हैं जो कि आपका मूल अधिकार से संबंधित होगा। और इसके पहले हम मूल अधिकार के 2 वीडियो पढ़ चुके हैं जिसमें हमने मूल अधिकार के जो जो भी आपके अनुच्छेद थे वो पढ़े थे, और जो आज आपके बचे हुए 3 जो मूल अधिकार आपके हैं उन मूल अधिकारों को आज हम पढ़ेंगे। और उसके बाद में जो मूल अधिकार के क्या क्या अपवाद हैं और आपकी कौन कौन सी रिटें होती हैं उनके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को शुरू किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं। पहले धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ से हमारी शुरुआत है आगे। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये आपका एक मूल अधिकार है और जो कि कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक है। ठीक है, आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, जिसमें आपके 25, 26, 27 और 28 4 अनुच्छेद दिए गए हैं। और जिनमें क्या बताया गया है देखते हैं। तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद जो आपका 25 है वो कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। ठीक है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। ठीक है, अंतःकरण का मतलब जो हमारे मन में है, हमारे अंदर जो है उसकी स्वतंत्रता वो किसमें बताई गई है? तो अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है। अंतःकरण का मतलब ये भी कह सकते हैं कि इसमें यह कहा गया है कि हम जो हमारा मन कह रहा है वो करेंगे, जिस धर्म को हमारा मन कह रहा है मानने के लिए उस धर्म को मानेंगे, जिस चाहे हम हिंदू धर्म को माने या इस्लाम धर्म को माने या पारसी धर्म को माने या फिर सिख धर्म को माने, जिस धर्म में भी हमारी आस्था है हम उस धर्म को मान सकते हैं। और ये किसमें कहा गया है? तो ये अंतःकरण की स्वतंत्रता में बताया गया है। तो आपका अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। ठीक है, इसी के माध्यम से क्या होता है कि आप एक धर्म को मान सकते हो। अगर कोई आपको जबरदस्ती दूसरा धर्म परिवर्तित करने के लिए कहता है तो आप बता दीजिएगा कि हमको अनुच्छेद 25 में स्वतंत्रता दी गई है अंतःकरण की, जिसके माध्यम से हम जो हमारे इच्छा होगी उस धर्म को हम मानेंगे, जो हमारा अंतर्मन से हमारी आत्मा कहेगी उसी धर्म को हम मानेंगे। ठीक है भैया, फिर आगे बात करते हैं अनुच्छेद 26 की। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। जो धार्मिक कार्य होते हैं उनके प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक है, जैसे कि क्या कह सकते हैं धार्मिक कार्यों की अगर बात की जाए, जैसे कि आपकी मंदिर समिति। ठीक है, मंदिर समिति हो गई, आपकी गुरुद्वारा समिति हो गई, गुरुद्वारा समिति आपकी हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो आपकी मस्जिद समिति हो गई। ठीक है, कौन सी? मस्जिद समिति। ठीक है, तो ये आपका कहा गया अनुच्छेद 26 में कि भैया धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, जो भी धार्मिक कार्य होंगे उनकी जो आपकी मंदिर समिति होगी वो मंदिर के कार्य देखेंगे। जैसे कहीं पे अगर भंडारा होना है या गुरुद्वारा में कहीं पे भी लंगर लगता है जिसे कहते हैं, तो ऐसे कार्य होंगे तो भंडारा होना है तो मंदिर समिति को देखेगी। उसके बाद में मस्जिद समिति जो आपकी होती है और गुरुद्वारा समिति होती है, जो कि लंगर आपके लगाए जाते हैं उनकी जो देख रेख करती है वो गुरुद्वारा समिति करती है, किसमें किस तरीके से व्यवस्था की जाए, यानी उनका प्रबंधन क्या होगा, ये सारी स्वतंत्रताएं किसको दी गई हैं? तो ये इन समितियां जो होती हैं समितियां के माध्यम से करती है, किसी विशेष पार्टिकुलर व्यक्ति को ये स्वतंत्रताएं नहीं दी गई है, ये कि समितियां जो होती हैं उनको ये स्वतंत्रताएं मिलती हैं। ठीक है भैया, तो अनुच्छेद 26 क्या कहता है आपका? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक है, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। ठीक है, धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति का मतलब हो जाएगा भैया, इसमें जिसके पास पैसा है वो चाहे तो अपना पैसा इसमें धार्मिक कार्यों के लिए लगा सकता है और उसके माध्यम से उसके जो पैसा लगाएगा उस पर कोई भी कर या टैक्स नहीं होता है। ठीक है भैया, तो ये क्या होता है? धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, ये इसी में बताया गया है अनुच्छेद 27 में। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 28 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 28 कहता है शिक्षण संस्थानों के बारे में स्वतंत्रता।
शिक्षण संस्थानों के बारे में स्वतंत्रता। और शिक्षण संस्थान जैसे कि आप इसमें क्या खोल सकते हो, आप विद्यालय खोल सकते हो, ठीक है, विद्यालय खोल सकते हो, या आप इसमें स्कूल खोल सकते हो, ठीक है, या फिर आप इंस्टीट्यूट बना सकते हो, ठीक है, इंस्टीट्यूट। तो ये सारी किसमें दी गई है, आपकी शिक्षण संस्थानों के बारे में स्वतंत्रता, ये आपको किसमें दिया गया है, तो अनुच्छेद 28 में कहता है कि शिक्षण संस्थानों के बारे में स्वतंत्रता, ठीक है। इसमें आप विद्यालय, स्कूल, इंस्टीट्यूट कोई भी आप खोल सकते हैं इसके माध्यम से, और उनके प्रति आप क्या कर सकते हैं, अपनी संस्कृति, कला और जो आपकी भाषा होती है, लिपि होती है, उसको आप सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बात करेंगे। अब ये अगला है हमारा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। इसमें क्या बताया गया, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है, ठीक है। उसी में बात करते हैं अनुच्छेद 29 की। अनुच्छेद 29 क्या कहता है, अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ठीक है। जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके वर्गों के हितों का संरक्षण, जैसे कि आपके अल्पसंख्यक में अगर बात की जाए तो आपके जैसे कह सकते हैं मुस्लिम भी आ जाएंगे आपके अल्पसंख्यक में, ठीक है, मुस्लिम आपके आ जाएंगे, आपके पारसी आ जाएंगे, ठीक है, आपके सिख आ जाएंगे, ठीक है, सिख की बात की जाए अगर, उसके बाद में आपके जो ईसाई हैं वो भी आपके आ जाएंगे। तो ऐसे जो जिनकी संख्या कम है, जिनकी संख्या कम है, उन वर्गों के हितों के संरक्षण की अगर बात की जाए तो आपका अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ठीक है। तो इन व्यक्तियों को यानी इन धर्मों को इसमें क्या आता है, संरक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है, क्या दिया जाता है, संरक्षण दिया जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 30 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षण संस्थानों की स्थापना, जो शिक्षण संस्थान होते हैं उनकी स्थापना बात करता है। और वो किस लिए, तो वो जो आपके अल्पसंख्यक होते हैं उनके कह सकते हो भाषा हो गई आपकी, ठीक है, लिपि हो गई, उसके बाद में अगर बात की जाए भाषा, लिपि, और हम कह सकते हैं जो इनकी संस्कृति होती है, ठीक है, संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए जो शिक्षण संस्थान होते हैं उनकी स्थापना की जाती है। उनकी स्थापना करते हैं किसके लिए, तो भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन जो आपके शिक्षण संस्थान होते हैं इनमें क्या होगा, इन शिक्षण संस्थानों में किसी पार्टिकुलर किसी एक धर्म के लिए शिक्षा नहीं दी जा सकती है। जैसे मान लिया कोई जो विद्यालय होगा तो विद्यालय में सारे धर्मों के लोगों को शिक्षा दी जाएगी। अब कभी ऐसा क्या होता है कि कुछ ऐसे आपके मदरसे चल रहे थे जिनमें क्या होता है केवल मुस्लिम शिक्षा दी जाती थी, और जब केवल मुस्लिम शिक्षा दी जाती है, जबकि आपके संविधान में कहीं पर भी केवल एक समुदाय को लेकर, केवल एक धर्म को लेकर शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तो ये कहा जा चुका है आपके संविधान में। जब ऐसी आपके संविधान में लिखित है तो क्या हुआ कि जो भी मदरसे थे जिनमें आपको केवल मुस्लिम धर्म की शिक्षा दी जाती थी, तो वो मदरसे जो थे आपके बंद कर दिए गए, क्योंकि उनको जो पैसा जो आपके राज्य पोषित होते हैं उनको पैसा राज्य सरकार देती है, उनके टीचरों को जो टीचर होते हैं उनकी सैलरी जो होती है वो राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। जब राज्य सरकार सैलरी दे रही है तो फिर क्या होगा कि उसमें सारे धर्मों के जो व्यक्तियों को शिक्षा दी जाएगी, बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, केवल एक धर्म को शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये अनुच्छेद आपका 30 है। आगे बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपका लास्ट कह सकते हैं कि लास्ट हमारा ये मूल अधिकार है, छठा मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें आपका अनुच्छेद 32 में आपका है संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार कह सकते हैं। ये आपका छठा मूल अधिकार है। और इसमें क्या बताया गया है, तो इसी को भैया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है, अंबेडकर ने क्या बताया था, तो संविधान की आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। क्या कहा था, तो संविधान की आत्मा कहा था किसने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसको कहा था, तो अनुच्छेद 32 को कहा था, ठीक है। अब छेद जो आपका आर्टिकल है 32, अनुच्छेद 32 को क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। किसने कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बात कही थी, ठीक है। उसके बाद करते हैं अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिटें जारी की जाती है, जो कि आपका सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है, और आपका क्या कह सकते हैं हाई कोर्ट,
आपका हाई कोर्ट भी जारी करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा तो अनुच्छेद 32 के तहत, किसके तहत, तो आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 के तहत। और अगर हाई कोर्ट जारी करेगा तो आर्टिकल 226 के तहत। अब बात करते हैं अनुच्छेद 32 के तहत आपकी 5 रिटें जारी की जाती हैं, उनमें से आपकी एक सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है और हाई कोर्ट भी जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा तो अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट जारी करेगा तो अनुच्छेद 226 के तहत। अब देख लेते हैं कौन कौन सी रिटें होती हैं। उसमें आपकी पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको कहा जाता है हैबियस कार्पस। ये आप बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये आप खासकर याद करिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इंग्लिश में पूछ लिया जाता है। तो उसमें आपका हैबियस कार्पस क्या होता है, हैबियस कार्पस जिसको हम कह सकते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का कि व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, शाब्दिक अर्थ इसका क्या आ जाएगा, व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, उसमें आगे बात करते हैं यह रिट, ठीक है, यह रिट ऐसे व्यक्तियों या प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध किया है। निरुद्ध का मतलब अवैध रूप से उसने गिरफ्तार किया है। ठीक है, अवैध रूप से उसने क्या किया है, गिरफ्तार किया है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ ये जारी की जाती है। जैसे कि व्यक्ति को कहा गया है कि व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। अगर किसी प्राधिकारी या किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को, जो कि आप कह सकते हैं कि वो दोषी नहीं है और उसको अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाएगा। ये बात इसमें कही गई है। इसका जो कि आपका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा, किसका शाब्दिक अर्थ होगा, तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा, व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगली रिट जो होती है, दूसरी रिट हमारी है जिसका नाम है परमादेश। कौन सी है, परमादेश। इसको हम कह सकते हैं मैंडमस। ठीक है, क्या कहेंगे भैया इसको, इसको कहेंगे हम मैंडमस। और मैंडमस की बात की जाए तो इसमें क्या कहा जाता है, तो इसके तहत न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, लोक प्राधिकारी, किसी व्यक्ति या फिर लोक प्राधिकारी या फिर अधीनस्थ न्यायालय या फिर सरकार या निगम को उनके विधिक और संविधिक लोक कर्तव्यों को करने का या अवैध रूप से न करने का आदेश दिया जाता है। इसमें क्या होता है, परमादेश में इसमें क्या होता है कि चाहे कोई सरकारी हो या अधीनस्थ न्यायालय हो, कि मतलब जो आपके सुप्रीम कोर्ट से नीचे आपके न्यायालय होते हैं उनको एक तरीके से अधीनस्थ न्यायालय भी कह सकते हैं। तो उनको क्या होगा, जो कार्य सही है वही करना है, अगर कार्य गलत है तो उसको तुरंत रोक दिया जाए। ये इसमें परमादेश में बात कही जाती है कि सुप्रीम कोर्ट या जो आपका हाई कोर्ट होता है वो नीचे के न्यायालय को या सरकारों को या फिर आप क्या कह सकते हैं कि जो यहाँ पे आ जाते हैं विधिक या संविधिक, अगर सही है तो उस कार्य को किया जाए, अगर गलत है तो उस कार्य को तुरंत ही उसी जगह पे रोक दिया जाएगा और आगे उसको ना बढ़ाया जाए। ये आपका कौन कहता है, तो आपकी दूसरी रिट होती है जिसका नाम है परमादेश, जो कि मैंडमस कहती है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगली रिट के बारे में। अगली रिट हमारी है तीसरी रिट जिसका नाम है प्रतिषेध। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं प्रोहिबिशन, प्रतिषेध या फिर प्रोहिबिशन। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ है मना करना। क्या इसका अर्थ है, इसका अर्थ है मना करना। जैसे कि यह मना करने की भांति है। यह रिट वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तथा अर्ध न्यायिक अधिकरण के विरुद्ध जारी की जाती है। किसके विरुद्ध जारी की जाती है, तो जो कि ये वरिष्ठ न्यायालय है ये जारी करता है, और किसके, तो अधीनस्थ न्यायालय और अर्ध न्यायिक। ठीक है, क्या हो सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं अर्ध न्यायिक, अर्ध न्यायिक अधिकरण के विरुद्ध जारी करता है। ठीक है, कौन जारी करेगा, तो वरिष्ठ न्यायालय जारी करेगा, और अधीनस्थ न्यायालय और अर्ध न्यायिक जो न्यायालय होते हैं उनके विरुद्ध जारी करता है। और जिसमें कहा गया है इसका अर्थ क्या होता है, सीधे इसका अर्थ होता है मना करना। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने से मना किया जाता है जो उसमें निहित नहीं है। इसमें क्या कहा गया है, उसको एक आदेश दिया जाता है कि आप ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकते हो जो कि आपके
क्या है उसमें, आपको उसमें अधिकारिता में नहीं आता है। जैसे कि मान लिया कोई व्यक्ति है, कोई अधिकारी ले लेते, जैसे पुलिस का अधिकारी ले लेते हैं, और वो जाके किसी थाने रहने वाला किसी दूसरे थाने में है, किसी दूसरे थाने पोस्टेड है, और जाके दूसरे थाने के व्यक्ति को किसी को गिरफ्तार कर लेता है, तो उसको ये अधिकार नहीं है कि आप वहां जाकर दूसरे थाने के व्यक्ति को गिरफ्तार करें जब तक वहां से इसकी बात की सूचना ना दी जाए। ठीक है, अगर वहां से सूचना आती है तब आप यहां से इसको जाकर गिरफ्तार कर सकते हो, अन्यथा आपको अधिकार नहीं दिया गया है, क्योंकि ये कौन कहता है, ये आपका वरिष्ठ न्यायालय कहता है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी प्रतिषेध की। आगे बात करते हैं, अगली जो हमारी डेट है, अगली डेट हमारी है जिसका नाम है उत्प्रेषण। चौथी डेट है उत्प्रेषण, जो कि जिसका शाब्दिक अर्थ है आपका पूर्णतया सूचित करना। ठीक है, पूर्णतया सूचित करना, या फिर कह सकते हो इसकी सूचना करना, इसको बताना। ठीक है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में सर्टियोरेरी। क्या कहेंगे, सर्टियोरेरी। इसमें क्या होता है, यह रिट भी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले निकायों के विरुद्ध जारी की जाती है। किसके विरुद्ध जारी की जाती है, तो अधीनस्थ न्यायालय के, न्यायिक और अर्ध न्यायिक जो आपके निकाय होते हैं उनके विरुद्ध ये भी रिट जारी की जाती है। और इसमें क्या होता है, इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को अपने समक्ष प्रस्तुत मामलों को भेजने का निर्देश दिया जाता है। यानी कि इसमें यह होता है कि जो आपको इसमें जो आपके वरिष्ठ न्यायालय है वो कहते हैं कि जो आपको अपने समक्ष क्या किया गया, जो मामले मिले हैं उन मामलों को हम तक भेजिए, यानी हमारे आप अपने वहां से मामले को ऊपर भेज दीजिए। अगर आपके बस का नहीं है तो आप उसको भी कोई भी मामला हो तो उस मामले को आप ऊपर भेज दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें कहा गया है, ये इसमें कहा गया है आपकी चौथी जो रिट है जिसका नाम है उत्प्रेषण सर्टियोरेरी। इसमें कहा गया, तभी बताया गया कि पूर्णतया सूचित करना। ये सूचित क्या आता है आपको कि अगर आपके अंदर कोई मामला है और जिसका आप निपटारा नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस मामले को ऊपर भेज दीजिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पांचवी जो हमारी रिट है जिसका नाम है अधिकार प्रेक्षा। ठीक है, कौन सी है, अधिकार प्रेक्षा, जिसको कहा जाता है क्यू वारंटो। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं क्यू वारंटो, और जिसका अर्थ होता है आपका अधिकार क्या है, आपका अधिकार क्या है। ठीक है, ये इसमें कहा गया आपका अधिकार क्या है। यह रिट ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी लोक पद को अवैध रूप से धारण किए हैं। ठीक है, जो कि अब इसमें मैंने आपको फिर पहले बता चुके हैं, उसी में वही आपकी बात यहीं पे लगभग थोड़ी थोड़ी आती है। जैसे कि कोई व्यक्ति है दूसरे पद पर और दूसरे पद को वो अपने आप को अधिकार उस पर जमा रहा है कि हम ये हैं, तो ऐसे स्थिति में ऐसे व्यक्ति के खिलाफ ये आपकी कौन सी, तो आपकी रिट पांचवी जो है जिसका नाम है अधिकार प्रेक्षा या फिर क्यू वारंटो जिसको कह सकते हैं, ये आपकी जारी की जाएगी। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं अगले इसकी। तो अगले इसमें हमारा दिया हुआ है भाग 3 के अपवाद। ऐसे कुछ आपके अपवाद हैं जो भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो कौन से आपके अपवाद हैं, जैसे अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 क्या कहता है कि संविधान के भाग 3 का अपवाद गठित करता है। अनुच्छेद 33 क्या है, वो संविधान के भाग 3 का अपवाद गठित करता है। क्या गठित करता है, अपवाद। जैसे कि सशस्त्र बलों के सदस्यों को विशेष अधिकार, किसको, तो सशस्त्र बलों के जो सदस्य होते हैं उनको विशेष अधिकार दिए जाएंगे। आसूचना ब्यूरो को विशेष अधिकार दिया जाएगा। लोक व्यवस्था के दायित्व अधीन बल के सदस्यों को विशेष अधिकार दिए जाएंगे। ये किसमें कहा गया है, तो अनुच्छेद 33 में कहा गया है भैया। ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि जो बल आपके पैरामिलिट्री कह सकते हैं, जो फोर्स होता है, उन लोगों को विशेष अधिकार होते हैं क्योंकि उनके कार्य ही ऐसे हैं। कहीं पे हो सकता है कि निर्दोष अगर कहीं पे हमला हो जाता है, अटैक हो जाता है, तो वहां पे हो सकता है कि उनके बचाव में कार्य किया जाने पर हो सकता है कि उसमें आपके नागरिक भी मर सकते हैं या उनकी हत्या भी हो सकती है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं करेंगे भैया। तो ये उनको इसीलिए उनको अधिकार दे दिए गए हैं जिसके माध्यम से उनको क्या होती है छूट मिल जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 क्या कहता है, जब सेना विधि लागू हो। ठीक है, अनुच्छेद 34 कहता है जब सेना विधि आपकी लागू होती है। अनुच्छेद 34 में क्या है, जब आपकी सेना विधि लागू हो, जब जो आपके अनुच्छेद 33 में बात कही गई है वही आपके अनुच्छेद 34 में भी लगभग बात कही गई है। ठीक है, सेम बातें लगभग थोड़ा बहुत मिलती जुलती है आपकी। इसमें भी क्या है, जब सेना विधि लागू हो, और इसमें भी आप कह सकते हो, इसमें भी आप कह सकते हो जब आपकी सेना विधि लागू हो। ठीक है, जब सेना विधि लागू हो। ठीक है, इसमें भी कह सकते हैं जब सेना विधि लागू हो। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 35 क्या कहता है। अनुच्छेद 35 कहता है
कि संसद की कानून बनाने की शक्ति के अंतर्गत संसद से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उन कार्यों के लिए जिन्हें भाग 3 के अंतर्गत अपराध घोषित किया गया है, जैसे कि अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 23 दंड भेद करने के लिए कानून बनाएगी या फिर विधि बनाएगी। इसमें क्या कहा गया है, अनुच्छेद 35 में सीधी सी बात आप समझ लीजिए, 60 में अनुच्छेद 35 में जो भी मूल अधिकार हैं उन मूल अधिकारों के लिए जो कानून बनाए जाएंगे वो अनुच्छेद 35 के तहत आपके कानून बनाए जाएंगे। ठीक है, समझ गए बात? तो यहाँ पे अनुच्छेद 35 के तहत क्या होगा, तो जो भी हमारे मूल अधिकार हैं, मूल अधिकारों से संबंधित कोई भी अगर कानून बनाया जाएगा तो आपका अनुच्छेद 35 के तहत ही बनाया जाएगा। ठीक है, और अनुच्छेद 17 में आपका क्या है, तो आपका अस्पृश्यता का जो अंत होता है, जिसे कह सकते हैं छुआछूत का अंत, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई दिक्कत होती है तो उसमें दंड भेद करने के लिए भी कानून कौन बनाएगा, तो भी कानून आपकी संसद बनाएगी। ठीक है साथियों, तो ये थे हमारे मूल अधिकार से रिलेटेड, और मूल अधिकार हमने 3 वीडियो के माध्यम से मूल अधिकार को समाप्त कर लिया है। इसके बाद में अगला चैप्टर जो हमारा होगा वो डीपीएसपी होगा, जिसमें हम विस्तृत चर्चा करेंगे, और हमने मूल अधिकार को पूर्ण रूप से खत्म कर लिया है। अगर कहीं भी आपको कोई भी क्वेश्चन मूल अधिकार से आएगा तो उम्मीद करता हूं आपका क्वेश्चन अब छूटेगा नहीं, ये हमें लग रहा है, पूर्ण विश्वास है। ठीक है साथियों, तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है और बेहतरीन मजा आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।